हाँ, √3 और √5 आपस में इंडिपेंडेंट है, इनके साथ ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते। यहाँ पे जरूर कुछ कर सकते हैं, तो इसको हमने ऐसे लिखा 5 √5/3। ऐसे। अगर आप चाहते हो सबको अंडर रूट लेना तो इसको अंडर में ले जाओ, तो ये हो जाएगा √125/√3, 3। है ना। अब क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, 125 भी पॉजिटिव नंबर है, 3 भी पॉजिटिव नंबर है, तो इसको आपने ऐसे लिख दिया 125/3 ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। समझ में आ गई बात? बोलो भाई, जिसने पूछा था समझ में आ गया आपको कैसे करना है? यस सर, यस। ठीक है, और अगला डाउट बताओ। सर एक्सरसाइज से है 1.5 क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट, यही है ना? अच्छा, ये 1.6 आ गया। सर पेज नंबर 20। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको पढ़ते हैं पहले। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस, जिसका नाम दे दिया सी, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज C/D। ऐसा कह रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक सर्कल बनाया है ना, एक सर्कल बनाया, ठीक है, इसका डायामीटर क्या है आपने मान लिया है D1, रेडियस R1 और डायमीटर D1, और इसका सरकमफेरेंस आपने माना C1। ठीक है, ये पहला सर्कल है। फिर आपने एक और दूसरा सर्कल बनाया ऐसे, इससे थोड़ा बड़ा, ऐसा मान लो ये सर्कल। इसका जो डायामीटर है इसको मान लिया D2, इसके सरकमफेरेंस को मान लिया C2। फिर एक तीसरा सर्कल बनाया आपने ऐसा, एक छोटा सा सर्कल बनाया ऐसा, इसका जो डायामीटर है इसको मान लिया D3, इसको मान लिया C3। एक और बना लेते हैं ऐसे। थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। सर्कल इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, हमने हाथ से ही बना लिया ऐसे। ऐसा एक सर्कल बना लिया, इसका डायमीटर हमने मान लिया D4 और इसका सरकमफेरेंस मान लिया C4। अब चारों सर्कल आप देखो, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? लास्ट D4
diameter. और सबसे छोटा सर D3 वाला सर्कल. है ना, ये क्या है, लार्जेस्ट है, दिख रहा है। Yes, sir. और ये आपको स्मॉलेस्ट, ये दिख रहा है। Yes sir. ठीक है, और ये मान लो पहले नंबर पे आया, ये दूसरे, ये तीसरे और ये चौथे, ऐसे। अब एक चीज बताओ, इन चारों में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन नजर आता है आपको? कोई रिलेशन आपको लग रहा है चारों में? आपने कभी सुना हो, देखा हो, कोई रिलेशन है या नहीं है, ये बताओ। ये भी बता सकते हो कि कोई रिलेशन नहीं है चारों में, ऐसा भी हो सकता है, मैंने तो ऐसे ही पूछा। चारों सर्कल्स में कोई रिलेशन आपको नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है, ये बताओ जल्दी से, तभी हम जल्दी से क्वेश्चंस कर पाएंगे, है ना। जो भी Sir, नहीं. नहीं नजर आ रहा है, अच्छा। डी और सी क्या है, जो मैंने D4 C4, Sir diameter और circumference. ठीक है, तो ये लिख लिया, D स्टैंड्स फॉर डायामीटर एंड जो C है वो स्टैंड करता है सर्कमफेरेंस के लिए। ऐसा होता है, ठीक है। Sir इन इन सर्कल्स में diameter और circumference का रिलेशन है. क्या, सर इन सर्कल्स में diameter और circumference का रिलेशन है. हाँ, होता क्या है, देखो यहाँ इन जनरल आपने दुनिया का कोई भी सर्कल लिया, है ना, कोई भी सर्कल लिया, मान लो हमने 4th सर्कल लिया, इसका सर्कमफेरेंस क्या है, C4, ठीक है, और इसका डायमीटर क्या है, D4। तो कुछ तो वैल्यू आएगी, सर्कमफेरेंस की कुछ वैल्यू रही होगी और डायमीटर की भी कुछ वैल्यू रही होगी, हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। फिर 3rd सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या था, C3, और उसका डायमीटर क्या था, D3। इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना, देख लो, C3 और D3। फिर सिमिलरली हमने तीसरे सर्कल को लिया, सॉरी दूसरे सर्कल को लिया था, और उसका डायमीटर होगा D2, इनको भी डिवाइड कर सकते हैं। और पहले सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा C1 और उसका डायमीटर क्या होगा, D1, E1. इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। अब ये तो सभी अग्री कर रहे हैं ना कि सबके लिए C4 C3 C2 C1 अलग हैं, D4 D3 D2 D1 अलग हैं, ये 8 वैल्यूज अलग अलग हैं, ये अग्री कर रहे हैं सभी। Yes, sir. Yes sir. लेकिन मैथमेटिकली क्या पाया जाता है कि ये जो सभी का रेशियो है ना, ये बराबर आता है, एंड दिस इज इक्वल टू पाई, है ना, दिस इज इक्वल टू पाई। यही आश्चर्य है, इस सर्कल आपका कुछ भी हो, या तो बहुत छोटा हो या अर्थ जितना बड़ा आप स्फीयर बना लो, जब सर्कमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो छोटे से छोटे सर्कल और बड़े से बड़े सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो पाई आता है, वो कांस्टेंट आता है ना। तो यहीं से हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस बाय डी पाई है। तो डी को मैं 2r लिख सकता हूँ क्या, ट्वाइस रेडियस, है ना। Yes. तो यहाँ से सर्कमफेरेंस होता है 2πr, ये पढ़ा है सबने, Yes, sir. Yes sir. वो इसी रिजल्ट से आता है कि सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर किसी भी सर्कल के लिए कांस्टेंट होता है ना। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, Yes sir. है ना, कि दुनिया का कोई भी सर्कल ले लो, छोटा से छोटा बड़े से बड़ा, उसके सर्कमफेरेंस को उसी के डायमीटर से, है ना, किसी और सर्कल के डायमीटर से नहीं, उस सर्कल के सर्कमफेरेंस को उसी के डायमीटर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी पाई, ये कह रहा है।
अब इसमें क्या ट्रिक है वो देख लो एक बार। ये इसी बात को कह रहा था कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर d, दैट इज पाई इज इक्वल टू c बाई d। अच्छा, यहाँ पर c की कुछ वैल्यू आएगी और d की भी कुछ वैल्यू आएगी, मानते हो? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो c बाई d p बाई q के फॉर्म में आ गया, सम Yes. वैल्यू डिवाइडेड बाई सम Yes, वैल्यू। sir. अच्छा, तो एक तरह से ये क्या रेशनल नंबर हो गया, p बाई q के फॉर्म में Yes, आ गया, sir. तो ये रेशनल नंबर है और इक्वल टू Yes. पाई है। पाई क्या होता है? इरेशनल। Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर रेशनल नंबर किसके बराबर हो गया? इरेशनल के बराबर। तो वो यही कह रहा है आपसे, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से c बाई डी तो p बाई क्यू दो नंबर के रेशियो के फॉर्म में आ गया, तो इस हिसाब से ये इक्वल टू पाई है और c बाई डी रेशनल है, तो रेशनल कभी इरेशनल के बराबर हो नहीं सकता। तो इफ c by d is equal to pi and c by d is equal to is a rational number, then necessarily pi should also be a rational number। ये लॉजिक जो वो देना चाह रहा है, ये आपको समझ में आ गया? Yes, sir. है ना? वो आपको कहाँ ले जाना चाह रहा है? वो आपसे ये कहलवाना चाह रहा है कि p by q या c by d तो रेशनल नंबर है, और आपने अभी नीचे कहा कि c by d पाई के बराबर होता है। Sir. एक मिनट, तो इसका मतलब पाई भी रेशनल हो गया, बट हम जानते हैं कि पाई इरेशनल है, यानी कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे अजम्पशन के, ऐसा कुछ वो कह रहा है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई अच्छे से? Yes, sir. ठीक है, हाँ, क्या कहना चाह रहे थे, बोलो जल्दी। Contradiction. क्या हुआ, बोलो। Sir. Contradiction. मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, माइक के पास आके बोलो। सर, उसमें लिखा था ना कि कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स, तो उसको मतलब क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कि आप मानते कुछ और हो। जैसे मैं मान रहा हूँ कि अभी रात है ना, मैंने बोला कि अभी रात है, और किसी ने प्रूफ कर दिया कि अभी तो सूरज निकला हुआ है, तो ये इसने मेरे स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, यानी गलत साबित कर दिया। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब गलत साबित करना, है ना, टू फॉल्सिफाई। ठीक है, तो वही कह रहा है कि Yes, पाई sir. तो c बाई डी है, जो कि रेशनल नंबर होता है, और आपको पता है कि पाई इरेशनल है, यही पढ़ते आ रहे हैं। तो दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, क्योंकि अगर इरेशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। हमने यही पढ़ा है ना कल, कि केवल रेशनल नंबर को Yes, ही sir. दो नंबर के रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और पाई को किया जा रहा है, मतलब पाई कैन नॉट बी एनी रेशनल नंबर, तो इसी को कह रहा है वो। तो देखते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये देखो। जैसे मान लो मेरे पास एक सर्कल था, मान लिया मेरे पास एक सर्कल था, इसको मान लिया। तो मैंने एक सर्कल बनाया, देखो, बिना कुछ सोचे समझे एक सर्कल बनाया, है ना, मैंने थोड़ी ना कोई कैलकुलेशन किया, एक सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल का एक सरकमफेरेंस होगा और एक इसका डायमीटर होगा, है कि नहीं? तो इसको लिख लो, Yes. whenever we draw a circle, it will always have a circumference and a diameter, है ना। मैंने मतलब पेपर पे पेन से एक सर्कल रफली बना लिया, लेकिन उसका डायमीटर और सरकमफेरेंस तो जरूर होगा, जो भी हो, पर कुछ ना कुछ तो होगा। अब जैसे ये पॉइंट
ए है और ये वाला पॉइंट बी है, डायमीटर का अदर एंड, तो ये जो ए बी का जो लेंथ है, क्या मैं श्योर शॉट बता सकता हूँ कि ये रेशनल ही होगा, इरेशनल नहीं होगा? ये बताओ मुझे, एम आई श्योर कि मैंने जो सर्कल बनाया उसका जो डायमीटर है वो तो सिर्फ रेशनल ही हो सकता है, इरेशनल नहीं हो सकता है? ऐसा जरूरी है क्या? या फिर मैं ए से मेजर करना शुरू करूं सर्कमफेरेंस को, वापस से ए पर आऊं, तो जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल एक रेशनल नंबर ही आएगी? ये जरूरी है क्या? नो। है ना, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने मेजर करके नहीं बनाया है, मैंने तो कुछ भी बना दिया। और होता भी ऐसा ही है भाई, अगर आपका डायमीटर रेशनल है तो सरकमफेरेंस आप देखोगे तो वो इरेशनल आ जाएगा। भले ही मैं आपसे कह दूं अप्रोक्सीमेटली इतना है, अप्रोक्सीमेटली वो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन वो उसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ होगी, एग्जैक्ट लेंथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं उसको स्केल से मेजर करूंगा, तो स्केल की भी तो अपनी लिमिटेशन होगी ना। जैसे मान लो मैंने स्केल से मेजर किया ऐसे करके, तो स्केल का ऐसा होगा। अब मान लो कि वो कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना पता है, मैं तो अप्रोक्सीमेटली मान रहा हूँ। तो सरकमफेरेंस और डायमीटर दोनों ही रेशनल नंबर हैं, ये मेरा एजम्पशन था। इसीलिए सी बाई डी जो मैं लिख रहा था रेशनल नंबर की तरफ, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू था। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, वी हैव intuitively considered the values of the diameter and the circumference as rational values. And thus the ratio C by D, the ratio C by D appears to be rational, which need not be true. तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गई? हाँ, हमने ये बोला कि हमने कहा है कि जो सरकमफेरेंस और जो डायमीटर होगा वो हमेशा रेशनल ही होगा। ये हमने अश्यूम कर लिया था इंट्यूटिवली, मतलब बिना सोचे समझे, पर ये जरूरी नहीं है। और इसी की वजह से हमें सी बाई डी रेशनल जैसा अपीयर हो रहा था, विच नीड नॉट बी ट्रू। इनफैक्ट होता ही नहीं है, एक्चुअली में होता ही नहीं है। अगर एक रेशनल होगा तो अपने आप दूसरा इरेशनल हो जाएगा, पर वो ह्यूमन एरर या फिर हमारे स्केल की लिमिटेशन की वजह से हम उसको रेशनल मान लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। तो इसका मतलब पाई को कभी भी सी बाई डी के रेशियो में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, वो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। समझ में आ गई बात? हेंस लिख दिया, हेंस पाई इज इक्वल टू सी बाई डी is an approximate value. Approximate. जैसे मान लो कोई रेशनल नंबर 2.6 के आसपास है, सॉरी इरेशनल नंबर 2.6 के आसपास है, तो हमने उसको 2.6 मान लिया, पर हमारे मानने से वो एग्जैक्ट 2.6 थोड़ी ना हो जाएगा। 2.6 से आसपास वो थोड़ा डाइवर्ज करेगा, ठीक है? तो ये रीजन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए इतना समय लगाया हमने इस लॉजिक के लिए कि आप इसको समझ जाओ, है ना? ये इतनी सारी कहानी है इसके पीछे। तो एग्जाम में आप इतना सब कुछ तो नहीं लिखोगे, आप जो लास्ट लाइंस लिखे हुए हैं उनको ही लिखेंगे, ये वाला यहाँ से आप लिखोगे।
कि we have considered the values of diameter and the circumference as rational values, and thus the ratio C by D appears to be rational, which need not be true. Hence, pi is equal to C by D is an approximate value. समझ में आ गई बात? क्या लिखना है आपको एग्जाम में? यस सर, थोड़ा Yes, नीचे very good. ऊपर वाला लिखना है। एक मिनट। हो जाए तो बताना। यस सर, हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। हाँ शिवेश पूछो। सर जो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3.14, तब उससे कैसे निकाला गया? देखो, ये इसी से कैलकुलेट करके निकाला गया है। आप जब किसी भी सरकमफेरेंस को उसके डायमीटर से मेजर करेंगे तो वो 3.1416 ऐसा कुछ आता जाएगा। ये कहाँ तक आएगा ये अभी तक नहीं पता है ना, अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया है, पर ये आता जाएगा, इसीलिए कभी एंड नहीं होगा। लेकिन हमें कैलकुलेशन करने के लिए तो हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हम फिर 3.14 लेके सॉल्व कर लेते हैं, या फिर और आसान बनाने के लिए इसको हम 22/7 ले लेते हैं। आपने देखा होगा। पर ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा सरकमफेरेंस 22 यूनिट है तो डायमीटर 7 यूनिट्स के आसपास होगा, बट ये हमारा अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, अब आप कहोगे कि अप्रोक्सीमेशन है तो फिर हम एक पहिया कैसे बना लेते हैं जब हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं है। तो पहिया तो मैनुअल वो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आप पहिया बना लो, उसके बाद इसका डायमीटर मेजर करो, है ना। पहिया बना लो, उसके बाद उसका डायमीटर मेजर करो। ठीक है, हाँ बोलो त्रिशा। सर ये 22 और 7 हम लोगों ने रैंडम ले लिया है। नहीं 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 नहीं, इसको कैलकुलेट करोगे ये 3.14 के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पाई के पास में आएगा, इसलिए ऐसा किया है। यस, ये रीजन है, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लिया। ठीक है, तुम डिवाइड करो, 3.1 दिख रहा है ना, 3.14 ऐसा दिख रहा होगा आपको। तो ये पाई के वैल्यू के सबसे पास जो हम ले सकते थे आपका एक फ्रैक्शन, वो लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। यही रीजन है, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, और पूछो जल्दी से, ऐसे कुछ भी पूछते रहो ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएं। सर यहाँ पे कोई 22/7 की जगह और कोई नंबर नहीं ले सकते थे जिसका वैल्यू पाई के नजदीक थोड़ा ज्यादा हो? लेते हैं, लेते हैं। जब तुम क्लास 11-12 में जाओगे तो और भी नंबर्स आते हैं, आई एम नॉट श्योर, पर ऐसा लेते हैं 355/113, मैं श्योर नहीं हूँ। यही होता है, इसी टाइप का कुछ होता है। मतलब देखो 22/7 क्या हो गया, बेसिकली 2 डिजिट नंबर है ना, ऊपर नीचे ऐसे। यस तो अगर 3 डिजिट में जाएंगे तो ये पाई की और भी क्लोज आएगा। उसी तरह से 1 2 3 4, 4 डिजिट ऊपर 4 डिजिट नीचे लिया तो और भी क्लोज आएगा। 5 डिजिट ऊपर लिया 5 डिजिट नीचे लिया तो और भी क्लोज आएगा। तो ऐसा चलता रहता है। और ये कैलकुलेशन के लिए आसान है। अभी इसकी जगह ये ले लिया तो कैलकुलेशन थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये आपका मतलब मैनुअल कैलकुलेशन हमें करना है स्कूल में, तो ये 1/113 से डिवाइड करना मुश्किल होगा। 7 वगैरह आसान होता है, सिंपल है, 7 से डिवीजन सबको पता है। इसीलिए हम इसको अभी प्रिफर करते हैं क्लास 9 क्लास 10 तक। और बताओ, और कोई डाउट है तो रियल नंबर्स वगैरह में? यस सर, हाँ पूछो। और रेशनल बिटवीन √2 एंड √3। क्या क्या? सर रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। देखो, मेरे पास एक नंबर है, पहले 2 मान लो। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर है 3, तो 2 और 3 के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं? 2 और 3 के बाद ऐसे लिख देते हैं, पहले टोटल नंबर ऑफ रियल नंबर्स
between 2 and 3? आंसर बताओ। 2 से 3 के बीच में 2.1 कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट म्यूट कर लो अपने आप को, जहां से आवाज आ रही म्यूट करो। हाँ, इन्फिनिटी है ना, इनफाइनाइट हो सकते हैं। पहला पहला आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं 2 and 3 के बीच में? बताओ। सर क्या पूछ टोटल नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 लिखा हुआ है स्क्रीन पे, देखो। सर ये भी इन्फिनिटी ये भी इनफाइनाइट। नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ irrational numbers between 2 and 3। इसका आंसर ये भी इन्फिनिटी ये भी इनफाइनाइट। चलो, यहां तक की बात समझ में आ रही है कि कोई भी दो नंबर लिया, पहली चीज, उनके बीच में टोटल रियल नंबर्स कितने होंगे? इनफाइनाइट। रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है? रेशनल प्लस इरेशनल। तो उनके बीच में रेशनल नंबर्स कितने होंगे? वो भी इनफाइनाइट। इरेशनल नंबर कितने होंगे? वो भी इनफाइनाइट। तो यहां तक की बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम धीरे धीरे एक एक करके क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मैंने आपसे पूछा, चलो, दो रेशनल नंबर्स के बीच में, यानी ऐसे पूछा, टोटल नंबर ऑफ irrational numbers, total number of irrational numbers between any two rational number। तो आंसर Infinite. इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। यानी दो इरेशनल नंबर के बीच में टोटल, सॉरी, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर आ सकते हैं? तो इनफाइनाइट। उल्टा पूछ लिया अगर, टोटल नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू irrational numbers। सर ये भी इनफाइनाइट। तो ये भी इनफाइनाइट है। इन्फाइनाइट तो ये इंटरेस्टिंग है, कई बार ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे? तो इनफाइनाइट। दो रेशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर होंगे? वो भी इनफाइनाइट। दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे? वो भी इनफाइनाइट। ये पहला सेट ऑफ प्रॉब्लम था। दूसरा, अब दो इरेशनल नंबर लिया, मान लो √2 और √3। तो दो इरेशनल नंबर्स के बीच में और कितने इरेशनल नंबर आ सकते हैं? तो इनफाइनाइट। दो इरेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं? वो भी इनफाइनाइट। दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर्स आ सकते हैं? वो भी इनफाइनाइट। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर है ना? सर कोई भी दो चीज उठा लो, उनको रेशनल बोलो, रियल बोलो या इरेशनल बोलो, उनके बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन लगा लो, रेशनल इरेशनल रियल इनफाइनाइट आएंगे। यानी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट, रेशनल इरेशनल और रियल। दो रेशनल के बीच में भी इनफाइनाइट, रियल रेशनल इरेशनल। दो इरेशनल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट, रियल रेशनल एंड इरेशनल। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। अब है कि हमारे पास दो इरेशनल नंबर है, √2 और √3। आपने कहा कि इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लाई करेंगे, है ना? और पूछा गया कि इनमें से आप इनफाइनाइट में से कोई भी एक रेशनल नंबर बता दो। तो ये इरेशनल नंबर √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 1.41। 1.41 समथिंग होती है। पूरा जानने की जरूरत नहीं है,
1.41 होती है, इतना काफी है। √3 की वैल्यू 1.73 1.73 समथिंग 1.732 होती है, पर काफी है। यानी कि मेरा जो पहला इरेशनल नंबर है वो 1.41 से स्टार्ट होगा और जो आखिरी इरेशनल है वो 1.73 समथिंग ऐसा जाएगा, है ना। इसके बाहर मुझे नहीं जाना है, इसके बाहर मुझे नहीं जाना है, मुझे इसके अंदर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स मिलेंगे। उनमें से कुछ रेशनल नंबर्स के बारे में बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? यस सर। Yes. तो आप कुछ भी रख लो। 1.42 √2 से बड़ा है, 1.43. √3 से छोटा है। 1.43 43 1.5 1.6 1.62 1.61 1.7 ले लो, 17 1.71 ले लो, सब रेशनल है। क्यों? क्योंकि इसको मैं 142/100 लिख सकता हूँ p/q के फॉर्म में, इसको भी 143/100 लिख सकता हूँ। क्यों? ये टर्मिनेटिंग है ना, 1.5 पे खत्म हो गया है, तो इसीलिए सब क्या है, रेशनल है। दिख रहा है Yes. ना? ऐसे ये सभी √2 और √3 के बीच में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मन है वो लिख लिया बिना ज्यादा सोचे समझे। तो आपको ये आंसर समझ में आया कैसे Yes, दिखाया sir. गया, है ना। अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके बीच में। उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं, उल्टा कर दिया जाए इस क्वेश्चन को, कि अब आप √2 और √3 की जगह 2 और 3 के बीच में, ये दोनों रेशनल है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे, तो कुछ इरेशनल नंबर बता दो। तो हमने कहा ठीक है, हम शुरू हो गए। 2.01378512 ऐसे करके, ये एक इरेशनल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा ऑब्वियसली। और भी क्या है जो सिंपल है, तो √2 क्या होता है, √4, यानी √5 जो है वो 2 से बड़ा होगा, ये यही होता है ना, ये √4 है, ये √9 है ना, √9 3 है, √4 2 है। तो अगर आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इनके बीच के सारे रूट वाले लिख लो।